आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख रहे हैं। टोटल हर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं। ये जीके वाले पेपर से कंबाइंड आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 81, जो कि कहता है अपनी सामाजिक प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनता है, वह अवस्था है। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनता है, वह अवस्था है। वह अवस्था होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में समूह बनता है। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यह कथन दिया था B.F. स्किनर ने यह कथन दिया था। अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है? यह कथन है यहाँ से E.L. थॉर्नडाइक का कथन है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? कोहलर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कोहलर है। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था केटल ने यह सिद्धांत दिया था। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अंतर्मुखी और बहुमुखी। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व अंतर्मुखी व बहिर्मुखी 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है यहाँ से थैमेटिक एपर्सेप्शन परीक्षण टीएपी किसका उदाहरण है? टीएपी उदाहरण है प्रक्षेपी परीक्षण का टीएपी उदाहरण है। E.N. थानाइकल ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, E.L. थानाइकल ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था E.L. थानाइकल ने। बुद्धिमापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्न ने किया था। बुद्धिमापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टर्न ने किया था। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह है तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर होगा प्रतिभाशाली। वह बालक प्रतिभाशाली या गिफ्टेड होगा। गिफ्टेड भी हम उसे कह सकते हैं। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उनमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करेगा? यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तो उनमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करेगा? उसमें अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करेगा। उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, मोटिवेशन इसमें कार्य करेगा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ आवश्यकताओं से होता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ आवश्यकताओं से होता है। कक्षा 8 में एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? कक्षा 8 में किस विशेषता के आधार पर बालक को प्रतिभाशाली कहेंगे? उच्च बुद्धिलब्धि के आधार पर हम उसे प्रतिभाशाली कहेंगे। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है बौद्धिक भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता होती है बौद्धिक भिन्नता से, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस से। नेक्स्ट है किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण है। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण कहलाता है अभिरुचि। उससे कहते हैं इंटरेस्ट। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिक्षमता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? एप्टीट्यूड के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इसमें से करेक्ट नहीं है? तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे? करेक्ट स्टेटमेंट होंगे हमारे पास यहाँ से, यह जन्मजात गुण है एप्टीट्यूड जो है वो एक एप्टीट्यूड जन्मजात गुण है। यह एक विशिष्ट योग्यता है। यह भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है। सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। यह भावात्मक रूप से संबंधित है। यह गलत कथन है, तो हमें गलत ही बताना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसमें गलत होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? यह उत्तर है अनुपयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान। यह होगा हमारे पास अनुपयुक्त या अप्लाइड मनोविज्ञान। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है। व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वो होती है वृद्धि।
और वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, यह गलत कथन है, हमें सही नहीं है ये बताना है। तो बुद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि एक तो मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है और सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है, पर हमेशा नहीं। वृद्धि विकास में योगदान देती है, हमेशा ज़रूरी नहीं है। परिपक्वता के बाद रुक जाती है और वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन, ये सारे सही कथन हैं।